हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 24 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था, उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये पेपर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 नंबर आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर कराऊँगा, जिसे पढ़ कर के आप आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसे ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक आयोग है UPSSC, जो कि PET के नाम से एक एग्ज़ाम करवाता है। ये एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किया हुआ है। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने क्वालिफाई किया है। इसका प्रूफ आप ये देख सकते हैं। ये मेरा रिजल्ट है। मेरा नाम विशाल है, और ये आप देख सकते हैं कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं, और जो पेपर 2 है, इसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं। तो ये मेरा रिजल्ट है, जिसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल, इस वीडियो के नीचे आपको हमारे चैनल के नाम के सामने इस तरह का एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। जब आप इस सब्सक्राइब के बटन पर दबाएंगे तो इस तरह की बेल बन करके आएगी, और जब आप इस बेल पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, 30 क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। रेस्पॉन्स शीट से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें किसी भी अपने सोर्स से वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आंसर गलत तो नहीं होगा। कि सारे जो आंसर्स हैं वो एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक आंसर्स हैं। आप बेफिक्र होकर के इस चैनल के साथ अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो बच्चा है वो क्या करता है कि शब्दों को हटा करके लिख देता है, कभी शब्दों को उल्टा लिख देता है। उल्टा लिखने का मतलब है B को D लिख देना, और W को M लिख देना, और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है, अगर इसमें एक तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? देखिए, यहाँ तो इसने बोला है कि जो बच्चा है वो क्या करता है, शब्दों को उलट कर लिख देता है। उलट कर लिखने का मतलब कि B को D और W को M, जब बच्चा शब्दों को उलट कर लिख देता है तो इसको माना जाता है कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, वाचन वैकल्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाचन वैकल्य। यानी कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है। तो जो पढ़ने में जब बच्चे को परेशानी होती है तो इसे पठन वैकल्य या फिर वाचन वैकल्य कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में, अब आप सोच रहे होंगे कि सर, क्वेश्चन में तो बोला गया कि लिखने में कठिनाई आती है बच्चे को किस चीज़ में कठिनाई आती है? लिखने में कठिनाई। तो देखिए, जो लिखने में कठिनाई होती है उसे हम हिंदी में लेखन वैकल्य बोलते हैं, और इंग्लिश में डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे हिंदी में दिए गए हैं। तो देखिए, क्या इसको लेखन वैकल्य हमें ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शंस में कहीं भी लेखन वैकल्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाचन वैकल्य। और वाचन वैकल्य को हम पठन वैकल्य भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन
समावेशन के अनुरूप है और एक ऑप्शन समावेशन के अनुरूप नहीं है, उसी एक ऑप्शन का हमें पता लगाना है। और दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं उनमें से कोई 3 ऑप्शन या तो 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा, या फिर 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक ऑप्शन सही होगा। तो जो एक ऑप्शन बाकी के 3 से डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसे देखिए, शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। अगर बच्चे को शारीरिक, सामाजिक या प्रवृत्ति संबंधी बाधाएं हैं तो इनको समावेशी कक्षा में दूर किया जाता है, समावेशी विधि में दूर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। श्रवण अक्षमता का मतलब होता है कि अगर किसी बच्चे को सुनने में परेशानी है, सुनने में उसे कठिनाई होती है, तो हमें उसे अलग विद्यालय में भेज देना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना। यानी कि जितने भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन सभी बच्चों में हमें स्वाभिमान को बढ़ाना चाहिए और उन्हें सीखने के लिए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, विविधता को सराहना और महत्व देना। यानी कि जो वैरायटी होती है, विभिन्नता होती है, विविधता होती है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या गलत है। यानी कि जो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सेम है, दोनों करेक्ट, सभी करेक्ट है, लेकिन एक ऑप्शन डिफरेंट है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वह पूछ रहा था कि अनुरूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, वह अनुरूप नहीं है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विविधता का अर्थ होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति होती है, तो हमें उस विविधता का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, मूर्त वस्तुएं। क्या लिखा हुआ है, मूर्त वस्तुएं। तो ऑप्शन में भी देख लीजिए मूर्त कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, जब बच्चा मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान कर सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कह देते हैं, और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, और चौथी अवस्था 11 से आगे या फिर 15 वर्ष तक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोलबर के नैतिक चिंतन के किस चरण में है। तो देखिए आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। आप माता पिता कहेंगे कि वाह हमारा बेटा कितना अच्छा है या फिर हमारी बेटी कितनी अच्छी है। तो यह ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण के अंतर्गत ये हमारा जो क्वेश्चन में बोला गया वो बात आती है। माता पिता जब अपने बच्चे पर, बेटी पर या बेटी पर गर्व करेंगे तो वह अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत ज़रूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है। तो दोस्तों यह योग्यता तदानुभूति कहलाती है। क्या कहलाती है, तदानुभूति कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तदानुभूति क्यों कहलाती है, तो देखिए
जब शिक्षक बच्चों के स्थान पर खुद को रख करके सोचते हैं तो इसी को हम तदानुभूति कहते हैं। जब शिक्षक बच्चों के स्थान पर ये सोच लेते हैं कि बच्चे की जगह पर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, तो इसी को हम क्या कहते हैं? तदानुभूति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब बच्चा अपने आप में हार मान लेता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत में यही लिखा है, या फिर ये मुझसे नहीं होगा, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें बच्चा अधिगम असहायता महसूस कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है अधिगम असाध्यता। अधिगम असाध्यता या अधिगम असहायता अनुभव करना, महसूस करना, दोनों एक ही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भी बच्चे को लगे, जब भी प्रश्न में दे रखा हो कि बच्चा कह रहा हो कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, तो ये सारी चीज़ें बच्चा इसलिए कहता है क्योंकि उसे अधिगम असहायता का अनुभव हो रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है कि उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। तो किसी भी शिक्षक को बालक बालिकाओं से मंद अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, उनसे सभी बच्चों से सामान्य अपेक्षाएं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे अपने आप में योग्य होते हैं, सभी बच्चे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में लेव वायगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बालक अपने आप से जब कोई कार्य करता है और जब बालक अपने से ज़्यादा समझदार व्यक्ति के सहायता से कोई कार्य करता है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में लेव वायगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? तो प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? देखिए, बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन। तो देखिए इसमें बहुत सारे नेगेटिव वर्ड दे रखे हैं। बार बार पेपर पेंसिल परीक्षा, ठीक है, बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा, तो परीक्षा पेपर पेंसिल आधारित जो परीक्षा होती है वह नेगेटिव वर्ड है। और एक और नेगेटिव वर्ड इसमें लिखा हुआ है अधिगम का आकलन। हमें अधिगम का आकलन नहीं करना है, हमें अधिगम के लिए आकलन करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? जो ऑप्शन नंबर 1 है वह हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। बाकी के ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल, यानी कि हमें बाहरी उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी एक नेगेटिव ऑप्शन हो गया हमारा, नेगेटिव स्टेटमेंट है। परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, यानी कि हमें किसी भी बच्चे को इसलिए पढ़ाना चाहिए कि वो परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर सके। तो उच्चतम अंक प्राप्त करना, उच्चतम अंक प्राप्त करने पर जोर देना, बल देना, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन देखेंगे। पाठ्य चर्चा और आकलन में लचीलापन, यानी कि जो हम पाठ्य चर्चा कर रहे हैं, बच्चे को जो चीज़ पढ़ा रहे हैं और बच्चों का जो हम आकलन कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? उसमें लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन एक कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। अब देखिए बाकी के 3 ऑप्शन जो है गलत वाले वो सभी एक जैसे हैं, सभी गलत हैं, और एक ऑप्शन इनमें से डिफरेंट है। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? तो पाठ्य चर्चा और आकलन में लचीलापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो ऑप्शन नंबर 1
अन्वेषण आधारित अधिगम, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, तो खोज पर आधारित अधिगम होना चाहिए, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, तो हमें बच्चों को कथाएं सुनानी चाहिए, कहानियाँ सुनानी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वेदन तथा बार बार अभ्यास, वेदन नेगेटिव वर्ड होता है, बार बार अभ्यास करना नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। चौथा ऑप्शन देखिए, चर्चा आधारित कक्षाएं, तो ये जो चर्चा लिखा हुआ है इसमें ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इन तीनों ऑप्शंस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए 1, 2 और 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1, 2 और 4 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है। तो साधन, लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधियाँ, तो इसमें दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है स्मृति सहायक विधियाँ, यानी कि स्मृति का मतलब है याद करना, तो स्मृति एक नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा हमारा आंसर। निगमन परीक्षण, निगमन का मतलब होता है बच्चे को पहले नियम सिखाए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, तो निगमन एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। साधन लक्ष्य विश्लेषण, ये भी नहीं होगा। अब बोल रहा है अनुरूपता, अनुरूपता यानी कि एक ही रूप की चीज़ें, अनुरूपता, अनुकूलता, तो मिलती जुलती का मतलब हो गया लगभग एक जैसी, आपस में जो समानताएं रखती हो मिलती जुलती हो, और अनुरूपता का मतलब उनका रूप अनुकूल हो, एक जैसा हो, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को डैश का भाव महसूस होगा, तो इसको हम कहेंगे दुश्चिंता का भाव महसूस होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि बच्चों देखिए एग्ज़ाम देना है, मान लीजिए बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले तो हमें पता नहीं होता कि एग्ज़ाम का परिणाम क्या होगा, परीक्षा का परिणाम क्या होगा, लेकिन अगर हम पहले से ही परिणाम के बारे में सोच कर परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दुश्चिंता कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसका परिणाम अनिश्चित हो, हमें कुछ भी पता नहीं हो कि क्या होगा, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोच कर चिंता कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो उसी को हम दुश्चिंता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि विकास के बारे में सही है। तो देखिए विकास परिवर्तनीय है, तो ये स्टेटमेंट सही है, विकास परिवर्तनीय होता है, लेकिन इसको सही उत्तर मानने से पहले बाकी के ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन इससे भी ज़्यादा मजबूत पक्ष रखता हो। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि सभी व्यक्ति एक ही आयु और एक ही गति से विकास को प्राप्त करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी व्यक्तियों की जो गति होती है सीखने की या विकास की, वो अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर 3, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है, यानी कि जो हमारा विकास होता है वो पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। जो विकास होता है वह पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं होता, बल्कि आनुवंशिकता और पर्यावरण या फिर वातावरण, इन दोनों पर ही निर्भर करता है। बालक का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की एक जटिल अंतःक्रिया होती है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। विकास ना तो एक दिशाई होता है और ना ही एक आयामी होता है, तो फिर कैसा होता है, विकास बहुदिशात्मक होता है और बहुआयामी होता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो इन सभी से डिफरेंट है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं।
यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? तो शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, या ज्ञान के निर्माण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान के निर्माण पर। दोस्तों, जब कभी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि शिक्षक कुछ लिखित सामग्री अपने साथ लेकर के आती हैं और कुछ फल सब्जियां की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए छात्रों से चर्चा करती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो शिक्षक होती हैं वो बच्चों के ज्ञान का निर्माण करना चाहती हैं। तो इसमें जो बच्चे होती हैं वह अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखती हैं और बालक ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग, तो ये वंशागत होती हैं, तो ये ऑप्शन सही है। आँखों का रंग और इंसान की ऊंचाई मतलब कि लंबाई और उसके बालों का रंग वंशागत होते हैं। दूसरा ऑप्शन सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, यानी कि इंसान की आँखों का रंग, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके बालों का रंग क्या हमारी संस्कृति से निर्धारित करती है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का परिणाम होते हैं, ये नहीं होगा। मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, तो क्या बच्चे की आंखों का रंग पर्यावरण से सुनिश्चित होता है? नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही जो गुण दिए गए हैं, बालों का रंग, आंखों का रंग, ऊंचाई, ये सभी वंशागत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम समावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं। यानी कि जो बच्चा है उसने अपने पूर्व ज्ञान को और जो उसने नया ज्ञान सीखा है उसको क्या कर लिया है? उसको समावेश कर लिया है। यानी कि बच्चे ने अपने नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ समावेशित कर लिया है, इसको हम समावेशन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप इस बटन पर दबाएंगे तो आपको बेल बन करके आएगी इस तरह से, और जब आप इस बेल पर दबाएंगे तो इस तरह से आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें से आपको ऑल पर क्लिक करके रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? तो प्रत्यास्मरण का अर्थ होता है याद करना, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद करना, प्रत्यास्मरण उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के रचना, निरूपण और विशेषण ये सभी उच्च श्रेणी के चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? तो अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता या रखती है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को केवल ढंग से पढ़ना है। यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी, क्या कह रहा है? सहकर्मी का मतलब कोई दूसरा बच्चा जो समूह के स्वभाव, इरादों, मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, कि इसमें बोला जा रहा है कि एक जो क्लास का कोई एक दूसरा बच्चा है, मतलब कि एक बच्चा है जो किसी दूसरे बच्चे के स्वभावों, इरादों और मनोदशाओं के प्रति प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्यों होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
जब एक बालक किसी दूसरे बालक के बारे में, उसकी मनोदशाओं के बारे में जानता है तो यह अंतर व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, एक तो पहला बच्चा हो गया और एक दूसरा वाला बच्चा हो गया, तो हमें अंतर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या हम एक ही चीज़ के बीच में अंतर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें अंतर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, और क्वेश्चन में भी हमें दो चीज़ें बोली गई हैं। चीज़ें नहीं, मतलब बालक हैं, एक पहला बालक है और एक उसका सहकर्मी है, तो दो बालक हो गए, और दो बालकों के बीच में हम क्या करेंगे? अंतर। तो अंतर व्यक्तिक बुद्धि, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये कोई तरीका है, तरीका नहीं है, बस इस तरह से आप केवल याद रख सकते हैं आंसर। दोस्तों, कभी कभी अंतर व्यक्तिक बुद्धि के स्थान पर ये जो अंतर लिखा हुआ है, यहाँ पर अंतरा व्यक्तिक भी आया था लिखा हुआ। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि वो और अंतर व्यक्तिक बुद्धि दोनों ही एक ही चीज़ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहा है या रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? तो देखिए, एक बच्चा है जिसका नाम है राजन, वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, रहता है, दूसरों लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता, यानी कि वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, और एक पंख के सहारे अकेले ही खेलता रहता है, यानी कि वह बालक अपने आप में ही मगन रहता है। और दोस्तों, इस तरह का जो बालक होता है वह किसी भी प्रकार के बाहरी परिवर्तन का भी विरोध करता है। तो इसको हम बोलते हैं स्वलीन क्रम विकार। स्व का मतलब हो गया अपने आप में, लीन का मतलब होता है मगन होना, यानी कि स्वलीन क्रम विकार में जो बच्चा होता है वह अपने आप में ही लीन रहता है, अपने आप में ही मगन रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चा अपने आप में ही मगन है, उसके बाहर की चीज़ों से, दूसरे लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? तो देखिए, क्वेश्चन में देखा रखा है नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। तो देखिए, बच्चों को विविध तरीकों से नामीकरण करके, तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। देखिए, जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है विविध, विविधता, भिन्न, भिन्नता, ये सभी पॉजिटिव वर्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक और शब्द कह रहा है कि विविध तरीके से नामीकरण करके। बच्चों का नामीकरण करना या नामांकन करना नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर। अब देखिए, यहाँ पर भी विविध दे रखा है, लेकिन यहाँ पर वो और भी चीज़ कह रहा है कि जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर। तो ये स्टेटमेंट सही है। जब भी हम बच्चे को कोई जानकारी दे रहे हों तो हमें अलग अलग तरीक़ों से जानकारी को बच्चों को देना चाहिए। मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मत का मतलब होता है सोच। हमें बच्चों की सोच को व्यक्त करने के लिए उन्हें अलग अलग तरह के अवसर प्रदान करने चाहिए, अलग अलग ऑप्शंस, विकल्प देने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, यानी कि जब हम बच्चों का आकलन कर रहे हों तो हमें विविध तरीके अपनाने चाहिए। तो 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? तो उपसंप्रत्ययों को हटाकर गलत है। जो कॉन्सेप्ट हैं उनके जो उप कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कि उपसंप्रत्यय हैं, क्या हमें उनको हटा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, तो हाँ, इस तरीके से हम चीज़ों को बालकों के लिए सुसाध्य कर सकते हैं, सुव्यवस्थित करके कर सकते हैं। प्रत्यास्मरण पर अति बल देकर, प्रत्यास्मरण का मतलब होता है याद करना, तो क्या हमें बच्चे को याद करने के ऊपर बल दिलवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें बच्चे को याद नहीं करवाना है चीज़ों को, बल्कि उसे समझाना है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। चौथा ऑप्शन है जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, यानी कि कोई जानकारी उसे सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, अलग करके, तो पृथक एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की जो कक्षा है वह सामाजिक संरचनावादी कहलाती है। सामाजिक संरचनावादी क्यों कहलाती है? तो देखिए, ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अबीर की कक्षा में जो बच्चे हैं, यानी कि अनेकों बच्चे हैं और शिक्षक भी हैं सहपाठियों के साथ, तो जो बच्चे हैं वह शिक्षक और सहपाठियों के साथ अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। तो देखिए, जो बच्चे हैं वो सभी किसका भाग होते हैं? वो सभी समाज का ही भाग होते हैं। और संरचनावादी, तो सामाजिक जो वर्ड है, सामाजिक वर्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि कई जो कक्षा है उसमें अनेकों बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं, तो बच्चे सभी मिलकर के समाज का ही हिस्सा होते हैं। संरचनावादी यानी कि वो क्लास में कई प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं, कई प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं आपस में मिलकर के, शिक्षक और बच्चे आपस में मिलकर के, तो ये एक संरचनावादी कक्षा है। तो सामाजिक संरचनावादी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण कर पाते हैं? तो देखिए क्या कह रहा है, भुजाओं पर उंगलियों से पहले, यानी कि उंगलियों से पहले वे भुजाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी बच्चे हल्के कामों को करने से पहले भारी कार्यों को करना सीख जाते हैं तो उसका आंसर होता है अधोगामी सिद्धांत। क्या होता है? अधोगामी सिद्धांत। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, उंगलियों से बच्चा कैसा कार्य करेगा? हल्का कार्य करेगा। जबकि भुजाएं का मतलब हो गया पूरी जो भुजा हो गई, उससे बच्चा कैसा काम करता है? भारी काम करता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले नियंत्रण पा लेता है। तो यानी कि वो पहले नियंत्रण किस पर पा लेता है? भुजाओं पर। तो जो उंगलियां हैं वो हल्की हो गई एक तरह से, यानी कि थोड़ी भुजाओं की अपेक्षा कमज़ोर हो गई, और भुजाएं कैसी हो गई? भारी हो गई, मजबूत हो गई। तो जो बच्चा है वह भारी और मजबूत चीज़ को पहले सीख जाता है, भुजाओं का प्रयोग करना पहले सीख जाता है। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है कि जब बच्चा हल्के कार्यों को करने से पहले भारी कार्यों को करना सीख जाए, या कमज़ोर चीज़ों से पहले भारी भरकम मजबूत चीज़ों का प्रयोग करने लग जाए, तो ये सारी चीज़ें अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। हालांकि बहुत से टीचर्स और बहुत सारी वीडियोस में आपको, बहुत सारी बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर, कि जो टीचर्स होते हैं वो इसका आंसर शीर्षगामी सिद्धांत बताते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। शीर्षगामी आंसर नहीं होगा। शीर्षगामी का अर्थ होता है सिर से पैर की ओर। जब बालक का विकास सिर से पैर की ओर चलता है तो उसे हम शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि अधोगामी को हम ऊर्ध्वगामी या फिर समीप दूराभिमुख भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? तो देखिए, मानसिक विकलांग, क्या हमें उसको मानसिक विकलांग कहना चाहिए? नहीं, विकलांग तो वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए। विकलांग की जगह हम दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं। बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी विकलांग शब्द बोला गया है। ऑप्शन नंबर 4 मानसिक मंदित, तो मंद बुद्धि, मंदित, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी हम उसे नहीं बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, यानी कि हमने यहाँ पर अच्छे वर्ड्स का यूज किया है, बौद्धिक अक्षमता। ना तो हमने यहाँ बच्चे को मंद बुद्धि बोला है, न ही विकलांग बोला है। हमने ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे बच्चे को बुरा लगे। हमने यहाँ पर बौद्धिक अक्षमता शब्द का यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो जब भी हम चीज़ों के बारे में असाधारण रूप से सोचते हैं, समस्याओं का हल करने के लिए अलग अलग समाधान ढूंढते हैं, तो ये सारी चीज़ें सृजनात्मकता के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? सृजनात्मकता के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों, एक शब्द होता है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है कल्पनाएं करना, अलग अलग तरीके से सोचना। तो अपसारी चिंतन भी सृजनात्मकता से संबंधित होता है।
तो इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं, अनोखे समाधान ढूंढना, यानी कि अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अनोखे समाधान ढूंढना, अलग अलग समाधान ढूंढना। असाधारण रूप से सोचना, यानी कि हम बिल्कुल कल्पनाओं में खो जाते हैं, असाधारण रूप से बालक सोचने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? तो देखिए, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, तो यहाँ तक स्टेटमेंट ये सही है। जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ये पूरा ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं पहले। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पियाजे भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानते, जबकि जो लेव वाइगोस्की हैं वो महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो वाइगोस्की हैं वो जैविक पक्ष पर बल नहीं देते, बल्कि वो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पर बल देते हैं और भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरा ऑप्शन, पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। तो वाइगोस्की बच्चों को वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में नहीं देखते हैं, तो ये भी गलत है। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। स्वयं से बात करने के बारे में जीन पियाजे ने नहीं बताया, बल्कि लेव वाइगोस्की ने बताया है। और जबकि जो आत्मकेंद्रियता है, आत्मकेंद्रियता के बारे में जीन पियाजे ने बताया है और यहाँ बोला गया है कि वाइगोस्की ने बताया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए, यानी कि जो शिक्षिका है वह पुरुष और महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही हैं। तो देखिए, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा, या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन का मतलब है कि इस काम को कि हम लड़कियों में लचीलेपन का मतलब होता है छूट देना, स्वतंत्रता देना, यानी कि जो जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं कि इस काम को केवल लड़के कर सकते हैं या इस काम को केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है। जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव है और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसमें लचीलापन देना चाहिए। तो यहाँ पर भी वह लचीलेपन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि लैंगिकता से हट करके हमें छूट देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? तो अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, यानी कि बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वह संज्ञानात्मक अयोग्यता, बच्चों की अयोग्यता को प्रकट करती हैं कि बच्चा सीख नहीं सकता, नहीं। अधिक वेदन एवं अभ्यास की आवश्यकता, तो अधिक वेदन और अभ्यास की आवश्यकता, तो बच्चे को वेदन और अभ्यास पर जोर नहीं देना चाहिए। वेदन और अभ्यास नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, तो बच्चे की त्रुटियाँ बच्चों और वयस्कों की जो सोच होती है, सोचने का तरीका होता है, चिंतन करने का तरीका होता है, वह गुणात्मक भिन्नता को दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव, तो बच्चे कोई भी गलतियां करते हैं तो उनका आनुवंशिकता से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, बच्चा जो त्रुटियां करता है सीखते समय, उनसे शिक्षकों को यह जानने में मदद मिलती है कि बच्चा किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? तो कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, यानी कि एक शिक्षक को कक्षा में केवल उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए
जो उच्च उपलब्धि यानी कि जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल नेगेटिव वर्ड है, उच्च उपलब्धि प्राप्त करना नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, यानी कि हमें बच्चों की योग्यता पर आधारित अटल समूह बनाना, तो योग्यता आधारित और अटल दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। योग्यता आधारित का मतलब है, मान लीजिए कुछ बच्चों के कम मार्क्स आते हैं और कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हमने क्या किया, अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को मिला करके एक अलग समूह बना दिया और जिन बच्चों के कम मार्क्स आए उनका एक अलग समूह बना दिया। तो इसी को बोलते हैं योग्यता आधारित समूह बनाना। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना, यानी कि हमें बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, केवल उच्च अंक लाने के लिए उत्तेजित करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चा भले ही उच्च अंक नहीं लेकर के आ पाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, बस बच्चा चीज़ों को सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, यानी कि किसी भी एक्टिविटी में, कक्षा में कोई भी गतिविधि हो रही हो, कोई भी क्रियाकलाप हो रहा हो, तो उसमें हमें बच्चों को बराबर मौके देने चाहिए उसमें सहभाग करने के, प्रतिभाग करने के। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो परिवार और पास पड़ोस या आस पड़ोस सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था। तो जो परिवार और पास पड़ोस होता है वह प्राथमिक संस्था होता है। यहाँ ऑप्शन में परिवार दिया हुआ है, लेकिन अगर परिवार की जगह पर पास पड़ोस दे दिया होता तो वो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। परिवार और पास पड़ोस के अलावा जितने भी ऑप्शन दिए जाएँ वो सभी सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं, जैसे विद्यालय सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है, धर्म द्वितीयक संस्था है, संचार जनसंचार द्वितीयक संस्था है, अखबार पत्र पत्रिकाएं किताबें ये सभी द्वितीयक संस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं वो आपको अच्छी लगती हों तो आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को इस बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, आप लोग वीडियोस देखकर चैनल को बिना फॉलो किए, बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, हमें जो रेस्पॉन्स शीट होती हैं उनसे एकदम ओरिजिनल क्वेश्चंस लेने होते हैं, फिर रिवाइज्ड आंसर की से एकदम एक्यूरेट आंसर्स मिलाने होते हैं, तब हम जा कर के आपके लिए 100% जेन्युइन ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं, जिससे कि एक भी मार्क्स आपका एग्जाम में कटे ना, एक भी मार्क्स आपका कम ना हो। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब आप इस बटन पर दबाएंगे तो इस तरह की बेल बन करके आएगी, जब आप इस बेल पर दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जहाँ से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑल पर दबाने से मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।